हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग बच्चा पार्टी, गुड इवनिंग। चलिए फटाफट से जुड़ जाएंगे सब कोई, क्लास का टाइम हो गया है। आइए आप सब कोई जल्दी से जुड़ जाएंगे। ओके, फटाफट से गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। श्री राधे राधे, जय श्री कृष्ण। चलिए, हाँ, कैसे हो सब? बढ़िया, मस्त रहो, एकदम बिंदास रहो। मस्ती जिंदा तो हंसते जिंदा। बट एक कंप्लेन करूंगा सबसे, सबसे नहीं जो है उस टाइप के किस टाइप के? बुरे तो नहीं है कोई, सब मस्त हो, अच्छे हो। पर पढ़ाई के टाइम पे ना पढ़ाई ही फोकस करो यार, एकदम बाप रे बाप। इंग्लिश की क्लास में तो एकदम परेशान हो गए हम। वन टाइम में इतना सारा कमेंट, किसी का कुछ, जब सारा कुछ आपको बता दिया गया है कि कम्युनिटी में आपको टाइम टेबल भी दे दिया गया है। कोई कहता है सर फिजिक्स कब से होगा, मैथ कब से होगा, सारा कुछ दे दिया गया है, सब कुछ अवेलेबल है। फिर भी आप लोग परेशान रहते हो कि सर कब से होगा, क्या कब से होगा, है ना। कभी कभी उस पर भी देखा करो, या टेलीग्राम में भी मैंने डाल दिया हूँ, वहाँ पे भी आप लोग कम से कम वन टाइम बाप रे इतना सारा मैसेज आया। सर रिप्लाई नहीं करते, क्या रिप्लाई करें, किसका करें किसका ना करें। चलो, तो पढ़ाई पे फोकस ज़्यादा रहना चाहिए, हम यही कहेंगे। और विशेष कुछ नहीं, चलो लव यू सबको। और खूब मन लगा के पढ़ो, आप लोग खूब आगे बढ़ो, तरक्की करो, माता पिता परिवार सबका आशीर्वाद मिलता रहे, खूब आगे बढ़िए, आपका भाई चार चांद लगा रहे, दिन दुना रात चौगुना तरक्की करे आप। चलिए शुरू करते हैं आज से क्लास। आज की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है, गांव का घर। आ, ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि आज हम लोग क्लास 12 दिगंत भाग 2 के लास्ट चैप्टर कर रहे हैं, वो भी काव्यखंड का। यानी काव्यखंड का सबसे ये लास्ट चैप्टर होगा। अब हम लोग के पास गद्यखंड होगा, वो भी गद्यखंड में हम लोग लेसन 8 तक कर लिए हैं। तो अब तो मज़ा ही मज़ा है। उसके बाद ग्रामर सेक्शन बहुत ही जल्दी करवा देंगे, और वो सब करवाने के बाद ओनली रिविज़न, ओनली टिप्स एंड ट्रिक्स, ओनली ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस। इतना शानदार क्लास होगा ना कि मत पूछो भाई मेरे। चलो शुरू करते हैं। गांव का घर, लेखक है ज्ञानेंद्र पति जी। वाह, बहुत सुंदर है ये। इस चैप्टर के पढ़ने का उद्देश्य भी मैं आपको बताऊंगा। बट अभी पहले हम लोग लेखक परिचय कर लेते हैं। आप देख रहे हो ना अच्छे से, एकदम सब कोई लास्ट तक रहना मेरे भाई प्लीज़। और सेशन को लाइक कर दीजिए, आप लोग मोटिवेशन दे दीजिए। चलिए, 1 जनवरी 1950 को इनका जन्म हुआ था, और पथरगामा गोड्डा झारखंड के हैं। ध्यान रखिएगा, ये झारखंड के पथरगामा गोड्डा जगह में इनका जन्म हुआ था। और ये रहते हैं वाराणसी उत्तर प्रदेश में। ठीक है। और सबसे बड़ी बात कि ये अभी भी हमारे साथ हैं। ठीक है। इनके माता जी का नाम है सरला देवी, और पिताजी का नाम देवेंद्र प्रसाद चौबे। माता जी का नाम सरला देवी एंड पिताजी का नाम देवेंद्र प्रसाद चौबे। लेखक का नाम है ज्ञानेंद्र पति। जन्म 1 जनवरी 1950 को। कहाँ पे? झारखंड, पथरगामा गोड्डा में, इस जगह का नाम है। शिक्षा, प्रारंभिक शिक्षा गांव के स्कूल में ही हुआ था, और बीए और एमए अंग्रेजी विषय में किए थे पटना विश्वविद्यालय से। पटना यूनिवर्सिटी से उन्होंने किया था बीए और एमए। ध्यान रखना, पटना अपना पटना। फिर हिंदी में भी एमए बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर से, अपना मुजफ्फरपुर बिहार यूनिवर्सिटी से इन्होंने हिंदी से भी एमए किया। यानी अगर बात की जाए कि पटना यूनिवर्सिटी से उन्होंने एमए किस विषय से किया, तो बच्चा पार्टी जवाब क्या होना चाहिए? अंग्रेजी विषय से, बिकॉज पटना यूनिवर्सिटी से बात हो रही है। अगर बिहार यूनिवर्सिटी से बात करें मुजफ्फरपुर से, तो उन्होंने एमए हिंदी विषय में किया। तो ये चीज़ें ऑब्जेक्टिव के लिए पॉइंट करने योग्य है। ठीक है। चलिए आगे की बात करते हैं। वृत्ति इन्होंने भाई बिहार लोक सेवा आयोग, आप जानते हो, बिहार पब्लिक कमीशन सर्विस कमीशन, बीपीएससी का आपने नाम सुना होगा, बीपीएससी। ठीक है ना। तो बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन शायद होता है। तो बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित भाई, उनमें इनका जॉब मिला था इनको भी। कारा सुपरिटेंडेंट के पद पे मिला था। कारा अधीक्षक के रूप में कार्य करते हुए कैदियों के लिए अनेक कल्याणकारी कार्यक्रम इन्होंने चलाया। और फिर नौकरी छोड़ करके बस लेखनी में लग गए, कविता लेखनी में इन्होंने लग गया। ठीक है ना। तो चलो चलो चलो, कुछ रिप्लाई दे देते हैं तुम लोग को। यस सर, यस सर। ला 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 ला। चलिए
हाँ, सम्मान की बात करते हैं, इनको भाई पहल सम्मान दिया गया था, पहल सम्मान 2006 में दिया गया था, और 2006 में ही साहित्य अकादमी पुरस्कार इनको दिया गया था। और इसके अलावा बनारसी प्रसाद भोजपुरी सम्मान भी दिया गया था इनको। ध्यान रखेंगे, पहल सम्मान 2006 में और साहित्य अकादमी पुरस्कार भी 2006 में दिया गया था, बनारसी प्रसाद भोजपुरी सम्मान भी दिया गया था। और भाई मेरे बता देते हैं कि इनको साहित्यिक अवदान के लिए, साहित्य में इन्होंने बहुत अच्छा कर्म किया, बहुत अच्छा योगदान दिया, अपनी एक ऐसी क्रांति लाई इन्होंने इस वजह से, और एक इनकी लेखनी भी इनकी कारण बन गई थी, संशय आत्मा, उसके लिए भी पहल सम्मान दिया गया था। और साहित्य अकादमी पुरस्कार तो स्पेशली संशय आत्मा के लिए दिया गया था। संशय आत्मा क्या है? संशय आत्मा इन्होंने लिखा था कविता एक, संशय आत्मा इनके द्वारा लिखी गई एक कविता है जो 2004 में पब्लिश हुई थी, और इसी संशय आत्मा कविता लिखने के कारण इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। और साहित्यिक अवदान के लिए पहल सम्मान दिया गया था और संशय आत्मा भी था, दोनों वजह से इनको दिया गया था पहल सम्मान 2006 में। ध्यान रखेंगे, और स्पेशली संशय आत्मा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था बच्चा पार्टी 2006 में। क्लियर कर, चलो हो गया ना। कृतियां इनकी बात करते हैं कि इनकी लेखनी, प्लीज प्लीज, चलो जी, कविता संग्रह की बात करते हैं। आंख हाथ बनते हुए 1970 में, आंख हाथ बनते हुए 1970 में, शब्द लिखने के लिए ही यह कागज बना है 1980 में, गंगा तट 2000 में, संशय आत्मा 2004 में। देखिए मिल गया ना। और इसी संशय आत्मा के लिए दिया गया था इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार। भिनसार 2006 में और कवि ने कहा 2007 में। ये इनकी लेखनी है, ये सब कविता संग्रह है इनकी बच्चा पार्टी। क्या है? कविता संग्रह। ओके, तो फिर बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया जी। चलिए, काव्य नाटक की बात करते हैं। एक चक्रानगरी काव्य नाटक है और कथेतर गद्य है पढ़ते गढ़ते, पढ़ते गढ़ते, पढ़ते गढ़ते 2005 में लिखा गया था। यह कथेतर गद्य है। और ये जो पाठ है ना भाई लोग और बहन जी लोग, गांव का घर पाठ का जो नाम है ये संशय आत्मा से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? संशय आत्मा जो उनकी कविता थी वहाँ से ही लिया गया है। ओके, अब हम शुरू करते हैं इस चैप्टर की लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन। आप लोग बिल्कुल ध्यान से सुनना और लास्ट तक बने रहना। लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन हम लोग करेंगे आज, ठीक है? प्लीज़ लास्ट तक रहो सब कोई। और प्लीज़ भाई देखिए, अभी देखने वाले की संख्या कुछ ज़्यादा ही है बट लाइक अभी भी कम है। प्लीज़ लाइक को कवर किया जाए उतना तक। 1 मिनट 1 सेकेंड 1 सेकेंड। हेलो हेलो, आ गए हैं आ गए। चलिए लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन करते हैं। बहुत ही शानदार होगा क्लास आज का। गांव का घर भाई सबको लगाव है। गांव का घर मतलब देखिए ये पाठ लिखने के पीछे क्या राज है। ये जो पाठ है ये कवि की कविता संग्रह जो है संशय आत्मा वहाँ से ही लिया गया है। और कवि तो आज भाई शहर में है, सही बात है, परंतु उनकी यादें आज भी गांव में बसी हुई है। इस चैप्टर से यही पता चलता है। और गांव में जो परिवर्तन आया है एक और सुखद भी है लेकिन दूसरी ओर दुखद भी है। तो क्या है, सब क्या है, हम लोग बहुत अच्छे से समझेंगे। क्या रीति रिवाज, क्या परंपरा पहले थी और आज क्या हो गई है गांव की घर की, वो हम लोग सब समझते हैं। आज बहुत ही इंजॉय के साथ करेंगे क्लास। आप लोग भाई इंटरटेन भी करना, मतलब पढ़ाई में, ओके, और समझ जाना है। चलो सबसे पहली तो लाइन है कि गांव के घर के अंतःपुर की वह चौकट। तो गांव का घर मतलब कि गांव का जो घर है, अंतःपुर, अंतःपुर देखो क्या होता है कि गांव के घर के अंदर, घरों के अंदर पहले के हम जमाने की अगर बात करते हैं तो पहले जो घर था, अंतःपुर का अर्थ होता है घर के अंदर का वह भाग जो डेवढ़ी के बाद पड़ता है। डेवढ़ी जानते हो ना, डेवढ़ी के बाद पड़ता है, जैसे होता है एक मतलब बॉर्डर होता है घर के अंदर भाई कि घर में जो बड़े लोग होते हैं। चलो ना पहले लाइन कर लेते हैं उसके बाद समझाऊंगा आपको। अंतःपुर की वह चौकट, तो अंतःपुर का मतलब आप समझ जाना कि घर के अंदर का वह भाग जो डेवढ़ी के बाद पड़ता है। चौखट आपको पता ही है। टिकुली साटने के लिए सहजन के पेड़ से छुड़ाई गई गोंद का वह गेह, वह सीमा।
गेह का मतलब घर हो गया, गेह का मतलब घर। सहजन का पेड़ तो भाई आप सब कोई जानते होंगे, हम जानते हैं सहजन का पेड़, ठीक है ना। और सहजन का एक पेड़ होता है, आप समझते होंगे, एक प्रकार का वृक्ष होता है। और जो गोंद होता है उसमें से क्या निकलता है ना, कि जो सहजन का पेड़ होता है उसमें से चिपचिपा पदार्थ निकलता है, ठीक है ना। तो वो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो समझना बहुत अच्छा से, और बहुत मज़ा आएगा इस चैप्टर में। लास्ट तक रहना मेरे भाई बहन सब कोई। हाँ तो समझ गए ना। टिकुली साटने के लिए सहजन के पेड़ से छुड़ाई गई गोंद का गेह वह सीमा जिसके भीतर आने से पहले खांस कर आना पड़ता था बुजुर्गों को, खड़ाऊं खटकानी पड़ती थी खबरदार की। अब देखिए मैं आपको बता रहा हूँ सारा चीज़ का अर्थ क्या है, इसमें कवि कहना क्या चाहते हैं। देखिए कवि गांव के घर के बारे में ये बताना चाहते हैं कि दरवाजे के चौखट पर, अंतःपुर की वह चौखट, घर के अंदर जो चौखट हुआ करती थी, आंतरिक भाग के दरवाजे की जो चौखट हुआ करती थी, घर की जो औरतें होती है टिकुली साटने, टिकुली क्या होता है ना, बिंदी पता होगा सबको, पता है ये चीज़। टिकुली लगाने के लिए जो गोंद रखती थी वो चौखट पर ही रखती थी, ठीक है। और इस गोंद को कहाँ से लाया जाता था, सहजन के पेड़ से छुड़ाया गया था। सहजन के पेड़ से छुड़ाई गई गोंद, मतलब टिकुली साटने के लिए, ललाट पे बिंदिया साटती है ना वो लोग, तो टिकुली होता है वो, बड़ा छोटा सब चलता है उसमें। तो सहजन का पेड़ से छुड़ाया गया वो गोंद होता है, वो कहाँ रखती है, चौखट पे। कहाँ रखती है, चौखट पे। ध्यान रखना, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। कवि को ऐसा घर अब भी याद आ रहा है, वो याद कर रहे हैं। और वह सीमा, वह सीमा, सीमा कोई लड़की नहीं है भाई मेरे, सीमा यहाँ पे कोई लड़की नहीं है, सीमा एक सरहद हो गया, सीमा एक सरहद है, समझो एक बॉर्डर की तरह है इस घर के अंदर, कि जिसके भीतर आने से पहले खास कर आना पड़ता था बुजुर्गों को। मतलब घर में अगर होता है ना, क्या बोले, जो बहुत बड़े लोग होते हैं, जैसे भसुर जी लोग हों, भसुर जी, ससुर जी, ये लोग होते हैं ना, तो जब भी बाहर होते हैं और घर के अंदर आते हैं तो बहू लोग होती है, ससुर जी की बहू लगेगी और भसुर जी की भवह लगेगी ठीक है। तो ससुर जी की बहू और भसुर जी की भवह लगती है। तो जैसे ही लोग बाहर से अंदर आते हैं तो भाई पहले क्या है, खास कराते थे लोग, ताकि घर के अंदर बहुओं को या बेटियों को पता चल जाए कि हाँ हाँ अब वो आ रहे हैं। तो उनको भाई पर्दा की ज़रूरत पड़ती है, उनसे पर्दा करने के लिए औरतें सावधान हो जाए। इसीलिए भाई पहले देखो कहाँ चले गए हैं लेखक, कहाँ चले गए, एकदम बिल्कुल सही जगह पे वो गए हैं, कि जिसके भीतर आने से पहले खास कराना पड़ता था, आना पड़ता था। आज की बात नहीं है, ऐसा नहीं है कि आज ये चीज़ पूरी तरह से ख़त्म नहीं है, लेकिन धीरे धीरे मॉडर्न रूप में लोग चलते जा रहे हैं। बुजुर्गों को आना पड़ता था भाई, आने से पहले खांसना पड़ता था। कभी कभी तो खड़ाऊं खटकानी पड़ती थी। खड़ाऊं का मतलब होता है वो जो पैर में चप्पल होता है ना, जो भी लगाए होते हैं वो अब बजा देते हैं लोग, मतलब घसीट के चल देते हैं, ताकि अगले को पता चल जाए कि हाँ वो अंदर आ रहे हैं, कोई आ रहा है, मतलब वो सावधान हो जाए अपने पर्दे के लिए। खबरदार की मतलब कि वो जागरूक करने के, जागरूक नहीं कहेंगे, उनको संदेशा मिलने की कि हाँ कोई आ रहा है, वो सावधान हो जाए। और प्रायः तो उसके उधर ही रुकना पड़ता था, एक अदृश्य पर्दे के पार से पुकारना पड़ता था। वाह। कई बार तो बड़े लोगों तथा अनजान लोगों को इस सीमा रेखा के बाहर ही रुकना पड़ता था। इसी सीमा रेखा पर स्थित एक पर्दा होता है जो अदृश्य पर्दा होता है, और वहां से भाई आवाज देना पड़ता था, लेकिन किसी का नाम नहीं लेना पड़ता था। मतलब आज भी होता है, आप फील कर रहे होंगे, हाँ जैसे कोई आपके घर में या फिर आप किसी के घर जाते हो अनजान के रूप में, तो डायरेक्टली एंट्री नहीं कर पाते हो। मतलब बच्चे तो चले ही जाएंगे, बच्चे बच्चियाँ, लेकिन बड़े लोग नहीं चले जाते हैं, बिकॉज उनके अंदर घर की बेटी बहू होती है, तो उनको पर्दे की ज़रूरत होती है, शर्माना पड़ता है, घूंघट वगैरह की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए ये सब चीज़ लेखक बता रहे हैं। पहले की जो परंपरा थी हमारी वो कहाँ है, आज कहाँ है, वही बता रहे हैं। किसी को बगैर नाम लिए पुकारना पड़ता था। एक अदृश्य पर्दे, वो पर्दा ऐसा है कि अंदर दिखाई नहीं देगा, अदृश्य है, और भाई आवाज़ देना है, जिसकी तर्जनी की नोक धारण किए रहती थी सारे काम सहज शंख के चिन्ह की तरह। लेखक कहते हैं, समझिएगा, लेखक ये कहते हैं कि जो एक पर्दा है, अदृश्य पर्दा, वहां से भाई आवाज देकर किसी को बिना नाम लिए कहना पड़ता था, या तर्जनी अंगुली के सहारे इशारा करके बहुत आसानी से बता दिया जाता था।
और ऐसा लग रहा है मानो, देखो बहुत आसानी से बता दिया जाता था, और ऐसा लग रहा है कि ये जो शंख है, अंगुली, तर्जनी अंगुली जो है वो शंख की तरह सारे काम कर रहे हैं, शंख के चिन्ह की तरह तर्जनी की नोक धारण किए करती थी सारे काम। तो तर्जनी उंगली के सहारे इशारा करके आसानी से सहजता से काम तो होता था। तो ऐसा लग रहा है मानो यह जो तर्जनी अंगुली है वो शंख के चिन्ह की तरह सारे काम कर रहे हैं। गांव के घर की अब देखो, गांव के घर की उस चौखट की बगल में गेरू लिपि भीत पर बहुत मजेदार है। गांव के घर की उस चौखट के किनारे की दीवार, गेरू समझते हो ना, लाल रंग की जो खड़िया मिट्टी से होती है ना, गेरू। लिपि भीत पर, लिप का मतलब पुताई होता है। तो कहते हैं लेखक कि गांव के घर की उस चौखट के बगल में गेरू से लिपा हुआ जो भीत का मतलब होता है दीवार, भीत का मतलब क्या होता है, दीवार होता है, दीवार, ठीक है ना। तो ये बता रहे हैं कि लाल रंग की खड़िया मिट्टी से पुती हुई है और दूध डूबे अंगूठे के छापे, उस पर दूध में अंगूठा डुबोकर चिन्ह बनाया गया है। दूध में डूबे अंगूठे के छापे, यानी कि दूध में अंगूठा डुबाकर चिन्ह बनाया गया है। समझ में आ रहा है ना, समझ में आएगा, घबराओ मत, सब कुछ समझ में आएगा, टेंशन नहीं लेना है। अब देखो, उठौना दूध लाने वाले बूढ़े ग्वाल दादा के, ये चिन्ह उन ग्वाला दादा का है। ग्वाल समझते हो ना, उठौना दूध मतलब क्या होता है, अगर आप किसी के घर से दूध लेते हो, एक होता है ना कि हाँ आपके घर दूध का कोई इंतज़ाम नहीं है तो आप किसी से लेते हो कि हाँ चलो मुझे भाई दूध की ज़रूरत है, ये रेट है, आप इतना रुपया ले लेना और मुझे, तो उसे उठौना दूध बोलते हैं, मतलब जो उठा करके लाया जाता है। तो उस पर दूध में अंगूठा डुबोकर चिन्ह लगाया है। ये चिन्ह उन ग्वाल दादा के हैं जो प्रतिदिन बाहर से दूध लाया करते थे। प्रतिदिन उठौना दूध लाने वाले बूढ़े ग्वाल दादा के ये छापे हैं। हमारे बचपन के भाल पर दुग्ध तिलक, भाल का मतलब क्या होता है, कपाल, मस्तक कहेंगे। हमारे बचपन के, ये चिन्ह हमारे बचपन के मस्तक पर दुग्ध तिलक के होते थे। हाँ जी, सही बात है, होता थे ना। हमारे बचपन के भाल पर दुग्ध तिलक महीने के अंत में गिने जाते एक एक कर। कहते हैं फाइनली आपको मैं यहाँ से बता रहा हूँ इसका अर्थ क्या होगा कि उस चौखट के किनारे की जो दीवार है वो गेरू लाल रंग से भाई मिट्टी से पुता हुआ है, उस पर दूध में अंगूठा डुबोकर चिन्ह बनाया है। और ये चिन्ह जो है उन ग्वाल दादा के हैं जो डेली बाहर से दूध लाया करते थे। और ये जो चिन्ह है हमारे बचपन के मस्तक, हमारे बचपन के भाल पर दुग्ध तिलक, यानी हमारे बचपन के मस्तक पर दूध तिलक के होते थे, दुग्ध तिलक के होते थे। और इन चिन्हों को महीने के अंत में एक बार गिनकर दूध का हिसाब लगा दिया जाता था। समझ आया कि नहीं? चलो, इन चिन्हों को महीने के अंत में गिने जाते थे एक एक कर। चलो, ये सब बहुत डेली लाइफ की होने वाली चीज़ें हैं, आप लोग इसे रिलेट कीजिए। अगली जो कड़ी है, गांव का वह घर अपना गांव खो चुका है। वाह जी वाह, कवि ने अपनी मधुर बाल स्मृति से कह रहे हैं कवि कि गांव का जो वर्तमान स्वरूप है वो पुराने स्वरूप की तलाश कर रहा है, खोज रहा है। अब तो गांव का वह घर अपना गांव खो चुका है। आधुनिकता, सब कोई मॉडर्न होने लगा है भाई, सब कोई, अब पुराना वाला चीज़ कहाँ रहा। बहुत ही कम परिवार में वो संस्कार देखने को मिलेगा। बुरा नहीं मानिएगा आप लोग, आजकल भाई सब वही, देखो आप सिंपल सी चीज़ देखो कि कई ऐसे परिवार है जहाँ पे भसुर जी, भवह लोग सब, मतलब उनका कोई ये नहीं है कि हाँ ये हमारे भसुर जी हैं तो हमें घूंघट में या एक दायरे में, पर्दे में रहना चाहिए। कई ऐसे परिवार हैं जो बहुत मॉडर्न होते जा रहे हैं अपने आप को, इस दौड़ में आधुनिकता की होड़ लगी हुई है। तो अब वो गांव का जो घर है वो घर नहीं रहा।
पंचायती राज में जैसे खो गए पंच परमेश्वर। आजकल तो देखो हमारे गांव में अभी भी है लेकिन कम है, आज आधुनिकता बहुत ज़्यादा हो गई है। कवि कहते हैं कि पहले के ज़माने में, पहले के समय में कोई भी गांव में मैटर हुआ करता था, कोई भी झगड़े झंझट या किसी भी तरह की बातें हुआ करती थी, तो भाई उसके लिए क्या होता था कि पंचायत आती थी, और पंचायत थी भाई सब पंच परमेश्वर, पंच ही परमेश्वर है, अब जो निर्णय करेगी वो होता ही था। लेकिन आज तो लोग प्रशासन थाना में चले जाते हैं, वह कोर्ट में चले जाते हैं वकील के पास। कहाँ है अब वो पंच परमेश्वर? पंचायती राज में जैसे खो गए पंच परमेश्वर, खो गए हैं। बिजली बत्ती आ गई कब की? बिजली बत्ती भी आ गई है कब की? हमारे गांव में पहले तो लालटेन दिए जला करते थे, आपके भी गांव में लेकिन बिजली बत्ती आ गई कब की? अब तो बिजली बत्ती आ गई है, मतलब कि सब जगह पे लाइट का व्यवस्था हो गया है। बनी रहने से अधिक गई रहने वाली, बिजली का आना ये बहुत अच्छी बात है, गांव का विकास हुआ, ये बहुत अच्छी चीज़ है। बट बनी रहने से अधिक गई रहने वाली, लाइट रहने से ज़्यादा जाने वाली हो गई है, मतलब कि टिकाऊ बहुत कम रहती है। 1 घंटा लाइट देगा तो 3 घंटा काट देगा। ये गांव की हालात बता रहे हैं भगवान जी। भगवान जी कौन है? अभी लेखक की हम बात कर रहे हैं। कह रहे हैं कि बिजली बत्ती आ गई कब की? बनी रहने से अधिक गई रहने वाली। बिजली बत्ती तो आ गई है लेकिन बनी रहे, वो बिजली रहे, ये सबसे बड़ी बात है। बट वो रहती कहाँ है? वो तो अधिक गई रहने वाली, वो जाने के चक्कर में रहती है। यानी कि वो जो लाइट है, वो बिजली आती है पर कितना देर रहती है, ये सबसे बड़ी बात है। लेखक यहाँ पर यही कहते हैं कि गांव में बिजली के कनेक्शन घर घर तक पहुंच गए हैं, परंतु बिजली रहती ही कहाँ है और कितनी देर रहती है? ज़्यादा समय तो वो गायब ही रहती है। अब के बिटुआ के दहेज में टीवी भी ललटेने हैं। वाह रे वाह, वाह क्या बात है। देखिए कितनी अच्छी बात है। अब के बिटुआ के दहेज में टीवी भी ललटेने हैं, अब भी दिन भर आलो में कैलेंडरों से ढकी। अब के बिटुआ के दहेज में मतलब कि इस बार बेटे के विवाह में टीवी भी दहेज में मिल गया है, अर्थात घर में टेलीविजन भी हो गया। यहाँ पर कभी हमें हम सबको एक चीज़ और बताए हैं कि टेलीविज़न तो है, आप लोग देखिए हर बात को अपने ऊपर नहीं लेना चाहिए, सामाजिकता के रूप पे तौर पे लेखक कोई भी चीज़ लिखते हैं ना तो व्यक्तिगत बहुत कम ही लिखते हैं, वो ऐसे चीज़ लिखते हैं जो सांसारिक रूप से सर्वव्याप्त हो, सब पे फॉलो हो। तो यहाँ पर एक चीज़ तो फोकस किए हैं कि अब बिटुआ के दहेज में टीवी भी, अब तो बिटवा का शादी हुआ है, बेटा का तो दहेज लिए हैं और वो दहेज में टीवी है। मतलब यहाँ पर एक कटाक्ष इधर भी हो गया, लेखक का एक व्यंग्य हो गया है किधर कि भाई दहेज लेकर के तो टीवी भी हो गया ना, चलो टीवी हो गया है, अपना टीवी नहीं, वो दहेज लेकर के देखो तो लेखक का मतलब बुरा नहीं मानने को किसी को, लेखक का यही मतलब एक है यहाँ पे। अब तो घर में टेलीविजन भी हो गया, पुराने समय के प्रकाश का साधन, पहले का जो लालटेन हुआ करता था, अब तो दिन भर आलो में कैलेंडरों से ढकी होती है। आलो मतलब अलमीरे में, कहीं आलो में कोने में पड़ा हुआ है भाई, और उसके ऊपर से कैलेंडर लटका दिए हैं ताकि वो लालटेन जो है दिखाई ना दे। कैसे कि भाई कितना सुंदर घर है, प्लास्टर ऑफ पेरिस से दीवार लगा हुआ है, क्या वाह क्या बात है, इतनी अच्छी सुंदर लाइट, और उस लाइट में लालटेन शोभा बिगाड़ रहा है। एक काम करो, इसको अलमारी में डालो और डाल करके अलमीरे ओला में डाल करके और ऊपर से कैलेंडर लटका दो। कवि का ये भाव है यहाँ पे, कहते हैं कि अब के बिटुआ के दहेज में तो टीवी हो गई, चलो अब तो घर में टीवी भी हो गया, लालटेने हैं अब भी। लालटेन हमारा पहले का लाइट का साधन, प्रकाश का साधन यही था, ये घरों में अब भी है, लेकिन दिन भर आलो में कैलेंडरों से ढकी। लेकिन रहती क्या है भाई? परंतु ये दीवारों में बने जो आले होते हैं ना, आलो बोलते हैं, आलो उसी में रखा है, और उन आलों पर कैलेंडर टांग दिए जाने से वो ढक कर रह गई है। अब क्या है कि रात उजाले से अधिक अंधेरा उगलती, रात उजाले से अधिक अंधेरा उगलती। वाह क्या बात है, क्या बात है। वे लालटेन अब रात की कालिमा से अधिक काली पड़ चुकी है, शायद उनमें भी अंधेरे फेंके जाने की भाव है। कह रहे हैं कि रात उजाले से अधिक अंधेरा उगलती, क्योंकि बिजली तो ज़्यादा समय तक रहती नहीं गाँवों में। शहर की बात मत करो हम लोग, रात उजाले से अधिक अंधेरा उगलती। अब तो गाँव में ऐसा हो गया है कि बिजली तो रहती नहीं, और पुराने साधन को हम छोड़ दिए हैं, लालटेन को हम तो कोने में डाल दिए हैं। तो रात को होना चाहिए प्रकाश उजाला, लेकिन अंधेरा होती, अंधेरे में छोड़ दिए जाने के भाव से भरती।
कह रहे हैं कि शायद उनमें भी अंधेरे में फेंक दिए जाने का भाव भर चुका है। लालटेन भी अब सोच लिया कि चलो हमको तो अंधेरा में ही हमेशा रखा है, हे मन चलो ठीक ही है, अंधेरा में ही रहने दो। उनके भी भाव भी अंधेरे वाले ही हो गए हैं। अब देखिए, जबकि चकाचौंध रोशनी में मदमस्त ऑर्केस्ट्रा बज रहा है। कह रहे हैं कि कहीं दूर घर के दरवाजे बंद है, किवाड़ बंद कर चकाचौंध कर देने वाली रोशनी, जबकि चकाचौंध कर देने वाली रोशनी मदमस्त ऑर्केस्ट्रा बज रहा है। चकाचौंध कर देने वाली रोशनी में मदमस्त ऑर्केस्ट्रा, मदमस्त होकर मतलब समझते हैं ना, एकदम लीन होकर के ऑर्केस्ट्रा बज रहा है, लेकिन उस ऑर्केस्ट्रा की आवाज, उसकी झलक दिखाई पड़ रही है नहीं, बहुत दूर है, पट भिड़काए, बहुत दूर है, पट भिड़काए। पट भिड़काए का मतलब क्या है? दरवाजे के पल्ले होते हैं, पट मतलब दरवाजे के पल्ले, और भिड़काए वो तो किवाड़ जो होता है, किवाड़ बोलते हैं, किवाड़ यानी बहुत लोग उसको दरवाज़ा तो कहते ही हैं, पट भी कहा जाता है, पट, ठीक है ना। तो कहा जा रहा है कि देखिए, जबकि चकाचौंध रोशनी में मदमस्त ऑर्केस्ट्रा बज रहा है, कहीं बहुत दूर पट भिड़काए। कहने का मतलब है कि कहीं दूर घर के दरवाजों के भाई बंद कर चकाचौंध कर देने वाली रोशनी में मदमस्त होकर ऑर्केस्ट्रा बज रहा है, लेकिन उस ऑर्केस्ट्रा की जो आवाज़ या उसकी झलक है न तो दिखाई पड़ रही है और न ही सुनाई पड़ रही है, कि आवाज़ भी नहीं आती यहाँ तक, न आवाज़ की रोशनी न रोशनी की आवाज़। वाह! कहते हैं कि वो ऑर्केस्ट्रा तो मदमस्त हो ही रहा है, बट क्या कैसी ऑर्केस्ट्रा है ये कि उसकी आवाज़, उसकी झलक ना तो दिखाई पड़ रही है और ना ही सुनाई पड़ रही है। अर्थात अब गाँवों में भी अमीर गरीब के बीच की खाई बढ़ती जा रही है। गांव में अमीर और गरीब के बीच की जो खाई है वो बिल्कुल बढ़ती जा रही है। चलिए, टेंशन मत लो, सब समझ में आ रहा होगा और आएगा भी। होरी चैती बिरहा आल्हा गूंगे। देखिए, बचपन में कभी जो है वो गांव और घरों का जो रूप देखा था वो आज बहुत बदल चुका है। हमारी परंपराएं, गांव की अनेक परंपरा जो है वो गायब हो चुकी है। गांव का स्वस्थ वातावरण धीरे धीरे प्रदूषित होता जा रहा है, ये चीज़ समझना होगा। और कभी कहते हैं कि जिन गांवों में अलग अलग त्यौहार, अलग अलग ऋतुआं, अलग अलग महीनों में विशेष लोकगीत हुआ करते थे, जैसे होरी, होरी क्या होता है? फाल्गुन महीना होता है ना, फागुन के महीने में गाया जाने वाला जो लोकगीत होता है होरी, यानी होली के समय में आता है ना जो लोकगीत, तो उसको बोलते हैं होरी। चैती, चैती क्या है? चैत के महीना में, चैत माह में जो लोकगीत गाया जाता है उसको चैती बोलते हैं, ठीक है। बिरहा तो आप जानते ही हो। आल्हा क्या है? आल्हा बरसात के दिन में जो बीर रस वाला भरपूर लोकगीत गाया जाता है, बीर रस वाला, उसको आल्हा कहते हैं। तो ये सब है। लोकगीतों की जन्मभूमि में भटकता है एक शोक गीत अनगाया, अनगाया अनसुना। देखिए कितना अच्छा बात उन्होंने कहा। कहते हैं कि गांव, देखो अलग अलग ऋतुओं में, अलग अलग त्योहारों में, अलग अलग महीनों में विशेष लोकगीत जो गाए जाते थे, अब तो वो क्या हो गए हैं? बिल्कुल ही खामोश हो गए हैं। वो शोक गीत अनगाया अनसुना, शोक गीत अब हो रहा है। जिन गांवों में लोकगीत का जन्म हुआ उसमें अब सन्नाटा हो गया है, वहां पे सन्नाटा पसर गया है। ऐसा लगता है कि जैसे वहां अनसुना शोक गीत भटक रहा है। कह रहे हैं ना कि लोकगीतों की जन्मभूमि में, जहाँ पे वैसी जन्मभूमि थी, ये सब ऐसे गांव थे जहाँ पे अलग अलग ऋतु, अलग अलग त्यौहार, अलग अलग महीनों में ये सब लोकगीत गाए जाते थे, बट भटकता है शोक गीत अनगाया अनसुना। ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल सन्नाटा हो गया है और अनसुना, बिना सुना हुआ, अनगाया हुआ शोक गीत सुनाई दे रहा है, भटक रहा है, कुछ नहीं है इसमें। 10 कोस दूर शहर से आने वाला सर्कस का प्रयास बुलौआ तो कब का मर चुका है। देखिए लिखा है कि 10 कोस दूर शहर से आने वाला सर्कस का प्रयास बुलौआ तो कब का मर चुका है। मतलब क्या है? बुलौआ का मतलब बुलावा होता है, बुलौआ का मतलब बुलावा होता है। 10 कोस की दूरी पर स्थित जो प्रकाश दिखता था, अर्थात आकाश और अंधकार को चीर कर आता हुआ प्रकाश, लोगों को सर्कस के लिए बुलाने आता था। लेखक कहते हैं कि 10 कोस की दूरी पर
10 कोस दूर शहर से आने वाला सर्कस का प्रयास बुल्लौआ तो कब का मर चुका है। मतलब कि 10 कोस की दूरी पर स्थित जो प्रकाश सर्कस के लिए बुलाने आता था वह तो कभी का मर चुका है। कि जैसे गिर गया हो गजदंतों को गंवाकर कोई हाथी। अब उस सर्कस के प्रकाश का आता पता नहीं है, वो तो कब का ही मर चुका है, वो तो कब का ही मर चुका है। यह उसी तरह गायब हो गया जैसे गिर गया हो गजदंतों को गंवाकर कोई हाथी। यह उसी तरह गायब हो चुका है जैसे अपने गजदंतों को गिराकर कोई हाथी गिर गया है, उस तरह। उन दांतों को रेतने से, देखो, रेते गए उन दांतों की जरा सी धवल धूल पर, रेते गए दांतों की जरा सी धवल धूल पर छीज रहे जंगल में। उन दांतों को रेतने से निकली जो सफेद धूल, अर्थात दंत के अवशेष जो होते हैं दांत के, यहां नष्ट होते हुए जंगल तथा इन्हें नष्ट करने वाले लोग शहरों की ओर बुला रहे हैं। भाई मेरे, ये मिला जुला करके दैनिक जीवन की बातें हैं। यहाँ पे कहा जा रहा है कि शहर की ओर सभी लोग पलायन तो कर ही रहे हैं, शहरीकरण किया जा रहा है, जंगल को काटा जा रहा है, जंगल को काटा जा रहा है। देखिए ना, छीज रहे जंगल में, जंगल को क्या किया जा रहा है, काटा जा रहा है, जंगल को नष्ट किया जा रहा है, अर्थात जंगल काटकर शहरीकरण किया जा रहा है। लीलने वाले मुंह खोले शहर में बुलाते हैं बस। लीलने वाले मतलब समझते हो, लीलने वाले का मतलब कि खा जाना, मतलब कि बर्बादी का कर जाना, बर्बादी में, ठीक है ना। अदालतों और अस्पतालों के फैले फैले भी रुंधते गंधाते अमित्र परिसर, अदालतों और अस्पतालों के फैले फैले भी रुंधते गंधाते अमित्र परिसर की जिन बुलौओं से गांव के घर की रीढ़ झुरझुराती है। मतलब कि अब तो अदालत और अस्पताल का वातावरण भी बिल्कुल बिगड़ चुका है। लेखक ये कह रहे हैं रुंधते गंधाते का मतलब बिल्कुल ही बेकार हो गया भाई, बदबूदार हो गया है। गंधाते का मतलब बदबूदार। अब तो अदालत और अस्पताल में भी क्या है कि वहां का भी वातावरण दुर्गंधित हो गया है। जिनके बारे में सोचकर कि जिन बुलौओं से गांव के घर की रीढ़ झुरझुराती है, जिनके बारे में सोचकर गांव के घरों की आस्था जो है, परंपरा जो है, वो नष्ट होने की करीब पहुंच चुकी है। झुरझुराती है मतलब कांपती है, गांव के घर की रीढ़ कांप रही है। मतलब गांव का जो घर है ना, वो अब क्या है, पूरी तरह से अब बर्बादी की ओर निकल रहा है। हम लोग कहीं ना कहीं बहुत लापरवाही कर रहे हैं, अपनी पुरानी परंपराओं को छोड़ रहे हैं। और ये सब जो परंपरा है हमारा संस्कार का परिचय होता है, और कहीं ना कहीं हम अपने आप को मौत के मुंह में डाल रहे हैं। अगर मान लीजिए हम वनों की कटाई लगातार करते जाएं, वनों की कटाई लगातार करते जाएं, और होता है, शहरीकरण हो रहा है ना, शहरीकरण हो रहा है, बहुत सारे वनों की कटाई तो अंधाधुंध होते जा रही है। 4 लेन सड़क बन रहे हैं, ये बन रहा है, वो बन रहा है, चलो भाई पौधे जितने हैं काट डालो। तो यहाँ पे तो ऐसा है कि वृक्षारोपण भी है पर वृक्षारोपण कम है। यहाँ देखो ना भाई मेरे, एक पेड़ लगाना हो तो 20 पकड़ लेते हैं उसको सेल्फी खिंचवाने के चक्कर में। ऐसे लगता है जैसे वो किसी भगवान की आरती कर रहे होते, तो एक आदमी थाली हिलाता है ना आरती के लिए, और 5 आदमी पकड़ लेते हैं, उसके हाथ टच कर लेते हैं कि चलो भाई, ऑनलाइन स्क्रीन टच मोबाइल है ना, तो वो स्क्रीन टच आरती भी हो जाती है कि चलो एक आदमी आरती कर रहा है, ओम जय जगदीश हरे, और 4-5 आदमी बगल में उसका हाथ टच किए हुए, एक दूसरे का वो उसका टच कर लिया, वो उसका टच कर लिया, मतलब ऐसा लग रहा है एकदम ऑनलाइन सब लगे हुए। उसी तरह से आजकल वृक्षारोपण में भी हो गया है। एक पेड़ लगा रहा है और उस पेड़ को 20 पकड़ के घेरे हुए, सब पकड़ लिए, एक दूसरे को टच किए हैं और फोटो। अब बताओ वो 20 अगर एक एक पेड़ लगाते, पौधे लगाते, तो 20 फोटो ना होता, और 20 फोटो छोड़ो 20 पौधा हो जाता ना। तो 20 लोग मिल करके मात्र एक पौधे लगाए, वो भी सेल्फी के लिए, और पता नहीं उसका ख्याल करेंगे कि नहीं, आगे उसका बढ़िया से ध्यान रखेंगे या नहीं, प्रभु जी जाने। तो क्या है, यही सब है, लेखक यही सब बताए हैं। इस पाठ के अंदर मेन उद्देश्य यही था कि अब हमारा गांव वो गांव नहीं रहा, अब बिल्कुल हम लोग बदल चुके हैं। हमारी गांव की बहुत सारी व्यवस्थाएं धीरे धीरे क्या हो रही है, एकदम इसकी गांव की जो रीढ़ है वो झुरझुराती है, कांप रही है, अब डगमगा रही है।
गांव में जो समय समय पर ऋतु त्योहार अलग अलग महीनों में जो लोकगीत हुआ करते थे, अब आज तो देखो गीत ऐसे आ रहे हैं जो आप अपने परिवार के साथ सुन नहीं सकते हो, विशेष करके आप भोजपुरी की अगर बात करो तो, है ना। मूवी भी आ रहे हैं, आप अपनी फैमिली के साथ बहुत सारी मूवी नहीं देख सकते हैं। तो क्या है ये सब? हम किस संस्कार की बात कर रहे हैं? वो संस्कार कि वही एक ऐसी मूवी भाई, एक ऐसा गाना आ रहा है हमारे समाज में जो हम सब परिवार को अलग अलग कर दे रहा है। कोई एक साथ बैठकर नहीं सुन रहा है, सब अलग अलग हो रहा है। तो क्या है ये कैसा संस्कार है, हैं? कोई भी गांव में केसेस हो रहा है तो चला जाता है थाना के पास। क्या है ये? पहले पंच हुआ करते थे, आज भी है, लेकिन सब जगह पे नहीं है। धीरे धीरे ये सारी परंपराएं छूट रही है, टूट रही है। और आवाज की रोशनी की बात करें, क्या है वो? सब टूट रहा है, धीरे धीरे सब टूट रहा है भाई मेरे, ठीक है ना। तो ये चैप्टर आई होप कि अब खत्म हो गया आपका, और इसका क्वेश्चन आंसर है तो क्वेश्चन आंसर हम लोग नेक्स्ट सेशन में करेंगे। और आज तो हम लोग इसका लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन कर रही है, ठीक है ना। और क्वेश्चन आंसर बहुत ही शानदार होगा इसका, क्योंकि क्वेश्चन आंसर है इसमें 11 क्वेश्चन आंसर है और बढ़िया बढ़िया है। तो इसको हम लोग नेक्स्ट सेशन में करेंगे। उसके बाद बता देता हूँ, जैसे ये खत्म हो जाएगा तो पहले आप लोग को अर्थालंकार पढ़ा दूंगा। अर्थालंकार पढ़ा करके ग्रामर का भी सेशन चलेगा, रूटीन कर दिया जाएगा। कुछ ऐसा हम शेड्यूल बना लेंगे कि 3 दिन 2 दिन ग्रामर, या फिर बुक भी होगा, आप टेंशन न लो भाई, ठीक है ना। और कल से भाई फिजिक्स, कल टीटीएस और एमडब्ल्यूएफ का मतलब क्या है मैं कम्युनिटी में डाला हूँ। तो टीटीएस ट्यूसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सॉरी एस है ना सैटरडे, और एमडब्ल्यूएफ का मतलब हो गया एम से मंडे, डब्ल्यू से वेंसडे और एफ से फ्राइडे। तो ये आपका दिन हो गया, 3 दिन आपका फिजिक्स है, 3 दिन अल्टरनेट, उसी टाइम पे मैथ है, ठीक है। तो आप लोग लगे रहें और लास्ट तक ज़रूर पढ़ते रहिए, मज़े से इंजॉय कीजिए। और सुबह का केमिस्ट्री क्लास ज़रूर ज्वाइन करें भाई, जितने लोग हैं। जो साइंस वाले हैं वो ज़रूर ज्वाइन करेंगे। और विशेष क्या बात करना है, कुछ नहीं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियोज़ बच्चा पार्टी। और अच्छा लगे तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को शेयर कीजिए, अपने दोस्तों तक पहुँचाइए, वो भी घर बैठे पढ़ाई करें। और प्लीज़ आप लोग घर पे ही स्टे रहे, सेफ रहे, सुरक्षित रहे, कहीं बाहर ना निकले। बहुत अति आवश्यक काम हो तो ही बाहर निकले। मैं वो कॉलर ट्यून वाली बात नहीं कर रहा हूँ, ये सच्चाई है, ठीक है। तो चलो बाय बाय, थैंक यू सो मच, लव यू।